बोइंग जो सेफेस्ट माना, जैसे मैंने कहा, एयर एफिशिएंट माना जाता है, फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है, सबसे ज्यादा सेफ राइड मानी जाती है बोइंग पर। अब 787 के साथ तो ये पहला एक्सीडेंट है, लेकिन इसके पहले दुनिया भर के बोइंग शिकार हुए एक्सीडेंट्स के। एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, चिट्ठियां भी लिखी गई हैं, ग्राउंडेड भी हो गए हैं, बाकायदा लिथियम बैटरी आयन बैटरी में शिकायत आई तो सारे ड्रीम लाइनर्स को हटा लिया गया था एयरलाइन से। जापान की एयरलाइंस में अकोमोडेटेड था ड्रीम लाइनर, लिथियम बैटरी में लीकेज की समस्या आई और एक तो बाकायदा उड़ान भर चुका था, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई उस विमान की। तो बोइंग भी अंडर द एक तरीके से अंडर द ब्रैकेट है क्या? देखिए, कोई विमान, मैं एविएशन एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन कोई विमान जो है उसमें ग्रेजुअल चेंजेस लाने की, उसको बेटर करने की जरूरत होती है। जहां फॉल्ट पाया जाता है वहां से उसको बेटर करने की कोशिश होती है। हमारे यहाँ रेगुलेटर जो है वो डीजीसी है, वो डीजीसीए के माध्यम से होता है। तो ये हर देश में अलग अलग है और एक इंटरनेशनल बॉडी भी जो है वो डीजीसीए उसके तहत भी काम करता है। तो ये तो अलग चीजें, मुझे लगता है दो अलग चीजों को नहीं जोड़े। एक ये एक्सीडेंट, जो ये आप ये समझिए कि एविएशन इंडस्ट्री का ये हाल के दशकों का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। ये क्रैश एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक काला धब्बा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारे प्लेन्स जो हैं, जब हमारे विमान जो हैं वो सेफेस्ट माने जाते हैं। आप वो जो लॉबी है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो अमेरिकन लॉबी और फ्रांस की लॉबी और अलग अलग प्लेन के लिए लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन चाहे वो फ्रांस के प्लेन हो, चाहे वो यूएस प्लेन हो, ड्रीम लाइनर हो, वो ऐसे प्लेन हैं जो सेफेस्ट माने जाते हैं। वो फ्यूल एफिशिएंट भी है, सेफेस्ट भी है। हमारा अलहदा सवाल है जो टेक्निकल इसमें नहीं जाना चाहिए, मतलब जाता नहीं, और जनता भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो जो 265 लोग जिन्होंने अपनी जान खो दी, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने पैसे दिए, वो एक सेफ विमान में चले, उनको सेफ्टी के साथ लैंड कराने की जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो होगी। और हमारे यहां ये जिम्मेदारी सरकार की है, हर जगह है, डीजीसीए के माध्यम से। अंत में द बक स्टॉप्स एट एमओसीए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आखिर वो क्या कर रहा है? हम उसको एक लार्जर पिक्चर अगर देखें, दे दें गरिमा, हमारे यहां जो ये प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, और चूंकि सारे पायलट से मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो बता देंगे। हमारे यहाँ इसको वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बोलते हैं। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, यस। ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ कितने हैं? 60 से 70। हमारे यहाँ प्लेन्स कितने हैं इंडिया में? शायद आम दर्शकों को नहीं मालूम होगा, हमारे पास करीब 750 एयरक्राफ्ट है। इंडिया में 750 एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, जिसमें कुछ विमान जो है 60-70 लगा लीजिए, वो ग्राउंडेड ही रहते होंगे कि किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट किसी की नहीं है। तो हम 650 के आसपास विमान हर रोज उड़ाते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका में कितने विमान हैं? करीब 20,000 से ज्यादा उनके पास विमान है। चाइना में 5,000 के आसपास विमान है, हमारे पास 750 है। ड्रीम लाइनर हमारे पास 60 से 70 है। उन 60 से 70 में ड्रीम लाइनर नहीं, वाइड बॉडी है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। 60 से 70, ड्रीम लाइनर तो 37 या 36 है। मतलब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट अगर 60 से 70 है, उसमें से एक विमान गिर जाता है। यह बड़ी बात है। हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए कि आखिरकार उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में तब जब हमारे पास विमानों की संख्या बहुत सीमित है, वो कम विमान उड़ रहे हैं, और जो इंडियन स्काई है उसको आमतौर पे सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि हमारा वेदर कंडीशन ऐसा है। और हाल के दिनों में, पहले तो शायद मुझे कैप्टन शर्मा करेक्ट करेंगे, शायद डीजीसीए की रैंकिंग वर्ल्ड ओवर बहुत अच्छी नहीं थी, वो 40s में और 50s में थे। हाल के दिनों में डीजीसीए की रैंकिंग इंटरनेशनली नंबर 3 या नंबर 4 है शायद। तो एक तरफ वो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके लिए वो नंबर 3 पे मारे जाते हैं, और हमारे यहां 60-70 विमान है, वाइड एयरक्राफ्ट विमान है, उसमें से एक गिर जाता है, टेक ऑफ करते गिर जाता है। उस पर बहस होगी कि फ्लैप्स अप कर दिया, गियर अप की जगह वो मानवीय भूल थी या टेक्निकल फेलियर था, लेकिन हुआ तो
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब जो बात हो रही है इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी और सरकार को लेनी पड़ेगी। अब जो बात हो रही है कि डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो, ये सब मिलकर, जिसमें बोइंग भी शामिल होगा, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल होगी, ये सब मिलकर एक जांच बैठाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल सब मिलकर एक जांच बैठाएंगे और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हुआ क्या था। लेकिन 2013 से अलार्म बजना शुरू हुआ था बोइंग को लेकर, जिस जापान के इंसिडेंट्स का मैं जिक्र कर रही हूं। 2013 से लेकर 2024 तक अलार्म बजा 5 बार और 5 बार खामियां निकली। बोइंग ने माना बाकायदा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ग्राउंडेड किए गए। तो क्या इस रेड फ्लैग को इग्नोर किया गया क्या, कि बस फेस वैल्यू पर बोइंग को ले लिया गया? ये टेक्निकल लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे जो एविएशन इंडस्ट्री में हैं कि आखिरकार उसको इग्नोर करके चला जा सकता है क्या, कि क्या उसको फुल्ली रेक्टिफाई किया गया कि नहीं। मुझे लगता है कि किसी भी वर्ल्ड ओवर एयर वर्दिनेस का सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान नहीं है। यू कांट पुट योर कम्यूटर्स टू लाइक इस तरीके के रिस्क के लिए आप खुला नहीं छोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि उस बारे में कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। जब उनको ग्राउंडेड किया गया और उसके बाद फिर से उनको परमिशन मिली, तो इसका मतलब बोइंग ने या जिनको भी ग्राउंड किया जाता है वो अपनी जो क्षमताएं हैं उसमें सुधार करते हैं और उसके बाद वो उनको एयर वर्दिनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन ये घटना जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हाल के दशकों की सबसे बड़ी घटना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री के लिए है कि इतनी बड़ी घटना और ऐसे वक्त में हुई है जब आपका प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। ये मतलब टेक ऑफ करते के साथ वो सिंक कर जाए और गिर जाए। अगर इसमें कोई टेक्निकल फेलियर है, अगर इसमें मानवीय भूल नहीं है, तब तो ये बहुत बड़ा एक इशू रेज करता है कि आखिर ऐसा। अब आप जिस पॉइंट पर सुकेश ले आए, मैं अरविंद जी आपके पास उसी पॉइंट को लेकर आ रही हूं